दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी परीक्षा इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला में आप पढ़ेंगे संगम काल तथा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसमें हम संगम काल, राष्ट्रकूट वंश, पल्लव वंश तथा चोल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ साथ एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ इतिहास के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के वन लाइनर प्रश्नों के अंतर्गत संगम काल और दक्षिण भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों संगम काल या संगम साहित्य से संबंधित प्रश्नों को पढ़ने से पहले आइए संगम साहित्य के बारे में कुछ विशिष्ट जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों सुदूर दक्षिण के प्रारंभिक इतिहास का मुख्य साधन संगम साहित्य है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है। इसके अलावा ये तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था और इस परिषद में तमिल कवि और विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था और इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव हो पाता था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। दोस्तों अगर जो हम संगम कालीन महाकाव्यों की बात करें तो संगम कालीन कुल 5 महाकाव्यों में से आज 3 महाकाव्य ही पाए जाते हैं, जिसमें शिल्पादिकारम, मणिमेखलय और जीवक चिंतामणि हैं। इसके अलावा 2 अन्य महाकाव्य जो उपलब्ध नहीं हैं वे हैं बलयपति और कुंडलकेश। दोस्तों देखिए संगम तमिल कवियों का संघ अथवा मंडल था, आप जानते हैं। इन संघों या परिषदों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में किया गया था। याद रखिएगा कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। पहला संगम मदुरै में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। द्वितीय संगम कपाटपुरम या अलैवाई में अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में और तीसरा संगम मदुरै में नक्कीरर की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। दोस्तों तमिल व्याकरण की प्रमुख पुस्तक तोल्काप्पियन माना जाता है। इसके प्रणयनकर्ता तोल्काप्पियर थे जो कि ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। व्याकरण के साथ साथ ये काव्य शास्त्र का भी उच्च कोटि का ग्रंथ है और इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। तो अब आइए देखते हैं दोस्तों संगम काल या संगम साहित्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए प्रश्न है कि तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ कहाँ पर थी। तो आप जानते हैं कि तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ मदुरै में थी। देखिए तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरा या मदुरै में थी। इसमें संकलित कविताएं आज भी उपलब्ध हैं। इनकी संख्या 49 थी और इसने 449 कवियों को उनकी रचनाओं के प्रकाशन की अनुमति प्रदान किया था। ये संगम जिसे 49 पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला 1850 वर्षों तक चलता रहा। इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने की थी और इस संगम के द्वारा संकलित उत्कृष्ट रचनाएं नेदुन थोक्के, करुण थोक्के, नत्री नई, पदिद्रपट्टु और परिपादल, इसके अलावा कुथु, वरि और पेरिशे तथा सत्री से हैं। यद्यपि इनमें से अधिकांश ग्रंथ आज नष्ट हो गए हैं, लेकिन तब भी तमिल साहित्य अत्यंत समृद्ध है और तमिल कवियों के तीसरे संगम की पीठ पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरै में थी, जिसकी अध्यक्षता नक्कीरर के द्वारा की गई थी। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तमिल भाषा में। संगम युग में एक प्रमुख समुद्र पत्तन कौन था? तो ये था पुहार समुद्र पत्तन। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में हमें तमिलों की जानकारी का स्रोत क्या है? तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संगम साहित्य प्रारंभिक तमिलों की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तोल्काप्पियम की विषय वस्तु क्या है? तो आप जानते हैं तोल्काप्पियम की विषय वस्तु व्याकरण है और इसमें ये जो महत्वपूर्ण ग्रंथ तोल्काप्पियम तोल्काप्पियर ऋषि के द्वारा लिखा गया था, जो कि ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से थे और ये व्याकरण के साथ साथ काव्य शास्त्र यानी कविता का भी ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि संगम साहित्य में गंधर्व विवाह के लिए कौन सी शब्दावली मिलती है? तो उत्तर है दोस्तों पंचतीड़य। संगम साहित्य में गंधर्व विवाह को पंचतीड़य कहा गया है और अगस्त ऋषि के शिष्य तोल्काप्पियर द्वारा तोल्काप्पियम ग्रंथ की रचना की गई।
संगमकालीन ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, जिसमें प्रेम विवाह या गंधर्व विवाह को पंचतिड़य और एक पक्षी प्रेम को कैकिड़य कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुरल के रचयिता कौन हैं? तो उत्तर है कुरल के रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। तिरुवल्लुवर एक प्रख्यात तमिल कवि थे। इन्होंने तमिल साहित्य में नीति पर आधारित कृति तिरुकुरल की या कुरल या इसका सृजन किया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुरल के रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। अगला प्रश्न है, संगम युग में चोल शासकों की राजधानी क्या थी? तो ये थी उरैयूर एवं अर्काट, जो कि वर्तमान में उरगपुर और अर्काडू के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, पत्तिनी पूजा को किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है? तो ये है शिल्पादिकारम में। देखिए दोस्तों, पत्नी पूजा या पत्नी भक्ति को प्रतिष्ठा शिल्पादिकारम ग्रंथ में मिली है। तो याद रखिएगा दोस्तों, चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक सेनगुट्टवन अथवा धर्मपरायण कुट्टवन था। इसको लाल या भला चेर भी कहा जाता है। इसी ने चेर राज्य में पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय में समाज में प्रतिष्ठित किया और इसमें पत्तिनी को देवी के रूप में मूर्ति बनाकर पूजा जाता था। इसे कड़ग्गी पूजा भी कहा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पत्तिनी पूजा जो है ये शिल्पादिकारम ग्रंथ में इसको प्रतिष्ठा मिली है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में आयोजित तीसरे संगम की अध्यक्षता करने वाले तमिल विद्वान कौन थे? तो ये थे नक्कीरर। दोस्तों दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं की राजधानी मदुरै या मदुरा में स्थापित तीसरे संगम की अध्यक्षता तमिल विद्वान नक्कीरर के द्वारा की गई थी। अब आइए दोस्तों, राष्ट्रकूट वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में आते हैं। प्रश्नों को जानने से पहले थोड़ा सा राष्ट्रकूट वंश के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था और इसने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना की थी और शुरुआत में ये कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। दोस्तों चालुक्य वंश का अंतिम राजा जो था कीर्तिवर्मन द्वितीय था और इसे इसके सामंत दंतिदुर्ग ने पराजित करके एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। इनकी राजधानी मणिकर या मान्यखेत थी, जो कि वर्तमान में मालखेड़ सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश के प्रमुख शासकों में कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय आदि थे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया था और ध्रुव को धारावर्ष भी कहा जाता है। दोस्तों गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लेकर चक्रा युद्ध और उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था। अमोघ वर्ष जो कि राष्ट्रकूट वंश का शासक था जैन धर्म का अनुयायी था और इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की थी। आदि पुराण का रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य और अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। दोस्तों अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। और देखिए राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। दोस्तों एलोरा और एलिफेंटा जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं, ये गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ था और कल्याणी के चालुक्य तैलप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया था और यानी कि राष्ट्रकूट वंश के बाद कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी। आइए पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत से संबंधित जो राष्ट्रकूट राजवंश है उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। ध्रुव धारावर्ष शासक था किस वंश का? तो ये राष्ट्रकूट वंश का शासक था। और ध्रुव धारावर्ष आप जानते हैं कि प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया था। इसने प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। प्रसिद्ध एकात्मक कैलाश मंदिर कहाँ पर स्थित है?
तो कैलाश मंदिर एलोरा में स्थित है और आप जानते हैं एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। दोस्तों एलोरा जो कि महाराष्ट्र के मंदिर हैं और वहाँ पर स्थित कैलाश मंदिर ये आश्चर्यजनक शैली के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कृष्ण प्रथम के द्वारा कराया गया था। तो याद रखिएगा विश्व प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा की गुफाओं में किन धर्मों की गुफाएं हैं? तो दोस्तों एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इनमें 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों एलोरा की गुफाओं में जैन गुफाएं, हिंदू गुफाएं और बौद्ध गुफाएं शामिल हैं। राष्ट्रकूट किसके वंशज थे? तो ये बादामी के चालुक्यों के वंशज थे राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आप जानते हैं कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था और इसने 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। दंतिदुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत अथवा मानखेत को बनाई थी। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? तो याद रखिएगा दोस्तों राष्ट्रकूट वंश का महान शासक गोविंद तृतीय था। तक्कोलम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूटों के बीच दोस्तों तक्कोलम का युद्ध हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तक्कोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा चोल और राष्ट्रकूटों के बीच तक्कोलम का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है एलोरा का कैलाश मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा जो है बनवाया गया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आपको तैयार करना जरूरी है। राष्ट्रकूट दोस्तों आपने एलोरा के बारे में जो जाना, तो एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ये शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हिंदुओं के 12, बौद्धों के 17 और जैन के 5 यानी कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। एक प्रश्न आता है कि किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की थी? तो इसको हम आगे के प्रश्नों में देखेंगे जब हम चोल वंश से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तब। अब आइए पल्लव वंश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने से पहले थोड़ा सा पल्लव वंश के बारे में जानकारी ले लेते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इसकी राजधानी कांची या तमिलनाडु में कांचीपुरम थी और पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप जानते हैं भारवी जो कि किरात अर्जुनीयम के लेखक हैं, वो सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासकों में महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन थे। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन हुआ था। और दोस्तों एक ग्रंथ है मत्त विलास प्रहसन, इसकी रचना महेंद्र वर्मन ने की थी जो कि पल्लव वंश के शासक थे। महेंद्र वर्मन शुरू में जैन मतावलंबी थे लेकिन बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गए थे। दोस्तों महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिनको रथ कहा जाता है, इसका निर्माण पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा कराया गया था। वातापी कोंड की उपाधि नरसिंह वर्मन प्रथम ने धारण की थी और अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का राजा नरसिंह द्वितीय था। उसने राजा सिंह यानी राजाओं में सिंह, आगम प्रिय यानी शास्त्रों का प्रेमी और शंकर भक्त यानी शिव के उपासक की उपाधियां धारण की थीं। और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। देखिए कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदम कद प्रतिमाएं लगी हुई हैं। इसके अलावा एक ग्रंथ है दश कुमार चरित, इसके लेखक दंडी, ये नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई अलवार ये नंदी वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे और उनके समकालीन थे। तो पल्लव वंश से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। देखिए सुमेलित क्या है, तो एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था, आप जान लीजिए। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों ने और खजुराहो का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था।
पल्लव रथ मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो ये महाबलीपुरम में है। किस शासक की उपाधि विचित्र चित्र थी? तो महेंद्र वर्मन प्रथम ने दोस्तों विचित्र चित्त की उपाधि धारण की थी। इसके अलावा किस पल्लव शासक ने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। दोस्तों नरसिंह वर्मन द्वितीय ने देखिए कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। गंगा अवतरण का दृश्य कहाँ पर चित्रित है? तो मामल्लपुरम में। और महेंद्र वर्मन द्वारा रचित मत्त विलास प्रहसन किसका उल्लेख करता है? दोस्तों मत्त विलास प्रहसन ग्रंथ जो कि महेंद्र वर्मन द्वारा लिखा गया है, ये बौद्ध और कापालिकों का उल्लेख करता है। किसने प्रसिद्ध मामल्लपुरम नगर की स्थापना की थी? तो आप जान लीजिए कि पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा मामल्लपुरम नगर की स्थापना की गई थी। महाबलीपुरम के सप्तरथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो उत्तर है कि महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर जिनका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था। इस रथ मंदिरों में 7 रथ मंदिर हैं। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं किया गया है। पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अपराजित वर्मन। देखिए दोस्तों पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। पल्लवों के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो ये था कांची यानी कांचीपुरम। इसके अलावा पल्लवों ने अपने को किस देवता की संतान घोषित किया? तो ब्रह्मा और विष्णु की संतान घोषित किया पल्लवों ने अपने आप को। देखिए महाबलीपुरम के तथाकथित रथ शिल्प के साथ किसका नाम विशेष रूप से युक्त है? तो नरसिंह वर्मन प्रथम का नाम दोस्तों विशेष रूप से उल्लिखित है महाबलीपुरम के रथ शिल्प के साथ। अब आइए दोस्तों चोल साम्राज्य के बारे में जानते हैं। सबसे पहले आइए चोल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनको पहले जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्नों पर आएंगे। दोस्तों 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। 850 से 887 इसका शासनकाल था और इनकी राजधानी तंजौर या तंजाउर थी। तंजाउर का वास्तुकार कुंजर मल्लन राजा पेरुथच्चन था और विजयालय ने नरकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। और दोस्तों चोल वंश के प्रमुख राजाओं में परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय और कुलोतुंग थे। देखिए तक्कोलम का युद्ध जो कि राष्ट्रकूट और चोलों के बीच हुआ था। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम को पराजित किया था और इस युद्ध में परांतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। वहां के राजा महिम पंचम को भगाकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी थी। और दोस्तों राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था और इसने तंजौर यानी तंजाउर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी और गंगैकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। इसके अलावा राजेंद्र द्वितीय दोस्तों इसने प्रकेसरी और वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल वंश का अंतिम राजा जो था वो राजेंद्र तृतीय था। और दोस्तों देखिए चोल प्रशासन बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्थानीय स्वशासन के लिए चोल शासन माना जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में बटा था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में और नाडु कई कुर्रमों में विभाजित था। नाडु की स्थानीय सभा को नाटूर और नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय स्वशासन। दोस्तों स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था और उत्तर मेरूर अभिलेख में इसके संबंध में कई प्रकार की जानकारी दी गई है। दोस्तों चोल सेना का सबसे संगठित अंग पदाति सेना यानी पैदल सेना थी। और तमिल कवियों में जयन गोंदर प्रसिद्ध कवि था जो कुलोतुंग प्रथम का राजकवि था। इसके अलावा कंबन, ओट्टाकुट्टन और पुंगलेद को तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है।
पंप, पोन्न और रन्न ये 3 कवि कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। दोस्तों तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जिसका निर्माण जो है चोल साम्राज्य के राजाओं द्वारा करवाया गया, इसको भारतीय वास्तुकला का निकष माना गया है और चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है। तो उत्तर मेरूर शिलालेख जो सभा संस्था का विस्तृत वर्णन करता है, परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है और चोलों की राजधानी कालक्रम के अनुसार बदलती गई। इसमें उरैयूर, तंजौर, गंगैकोंड, चोलपुरम और कांची थी। चोल काल में सड़कों की देखभाल बगान समिति करती थी और चोल काल में सामान्य वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धान होता था और विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार कहे जाते थे। अब आइए देख लेते हैं दोस्तों जो चोल साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं परीक्षाओं में पूछे गए उनके बारे में। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चोल प्रशासन में उदासीन वारियम जो था ये किस विभाग से संबंधित था, तो ये विदेशी संबंध विभाग से। चोलों के समय उर की कार्यकारिणी क्या कहलाती थी, तो चोलों के समय दोस्तों ये उर जो होता था उसकी कार्यकारिणी अलुंगड़म कहलाती थी। भू राजस्व के निर्धारण के लिए किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ करवाया था, तो राजराज प्रथम ने। चोल शासक प्रबल अनुयायी थे किसके, तो चोल शासक ये शैव धर्म के प्रथम अनुयायी थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चोल शासक जो है दोस्तों ये शैव धर्म के या शिव के उपासक थे। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं, कौन चोल शासक युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था, तो ये था राजेंद्र द्वितीय जो कि युद्ध भूमि में राजा घोषित हुआ था। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों कि चोल गंगम तालाब का निर्माण किसने करवाया था, राजेंद्र प्रथम ने। राजेंद्र प्रथम चोल वंश का प्रतापी शासक था। इसने दोस्तों देखिए चोल गंगम तालाब का निर्माण करवाया था। आप देख सकते हैं कि राज प्रथम की मृत्यु के बाद उसका योग्यतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना था। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान किया था और इसने 1017 में संपूर्ण सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लिया था और सिंघल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज्य में लाया था और पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से उत्तर पूर्वी भारत यानी गंगा घाटी पर आक्रमण किया और पाल शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया था। राजेंद्र प्रथम ने इस विजय के उपलक्ष्य में गंगैकोंड की उपाधि धारण की थी और गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की थी। नई राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया था। तो ये था राजेंद्र प्रथम की प्रमुख उपलब्धियों का जो है विस्तार से वर्णन। दोस्तों राजराज प्रथम की माता का नाम क्या था, तो ये था वानवन महादेवी। किस चोल शासक की उपाधि गंगैकोंड थी, तो राजेंद्र प्रथम की उपाधि गंगैकोंड थी दोस्तों और गंगैकोंड चोलपुरम की स्थापना राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी और इसने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित करके इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा था। अगला प्रश्न है, किसने चोल वंश की स्थापना एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में की थी, तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। 850 में इसने चोल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजय राजेंद्र की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी, तो राजा धीराज प्रथम ने। और कौन सा राजवंश ग्राम शासन पद्धति या स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था, तो चोल शासन प्रणाली ग्राम शासन या स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में विशाल ग्राम को तनियूर कहा जाता था। और इसमें आप देख सकते हैं कि तनियूर जो है ये चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम को कहा जाता था। चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या होता था, तो आप जान लीजिए कि कुर्रम जो है ये कुछ गांवों का समूह होता था। आप जान लीजिए कि प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। मंडलम का विभाजन कई कोट्टम अथवा वलनाडु में हुआ था जो आजकल की कमिश्नरियों के बराबर होते थे।
प्रत्येक कोट्टम में कई जिले होते थे। जिले की संज्ञा जो है नाडु थी। नाडु के खर्च के लिए नाडु विनियोगम नामक कर लिया जाता था और नाडु के अंतर्गत अनेक ग्राम संघ थे जिनको कि कुर्रम कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी होता था? तो वरिट पपोत्तगक्का जो है ये चोल वंश का राजस्व या रेवेन्यू ऑफिसर होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर मेरूर अभिलेख किस चोल शासक के शासनकाल से संबंधित है? तो आप जान लीजिए कि उत्तर मेरूर अभिलेख ये परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तर मेरूर अभिलेख जो है ये परांतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित था। अगला प्रश्न है, चोलों के स्थानीय स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन की जानकारी उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है। इस अभिलेख का संबंध किस चोल शासक से है? तो परांतक प्रथम से उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध है। दोस्तों देखिए, कौन चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण हैं? तो मछली, धनुष और चीता। देखिए, मत्स्य, धनुष और चीता जो है ये आपके चोलों के सिक्कों पर उत्कीर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा है? तो सही उत्तर है आपका कि राजेंद्र प्रथम ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और देखिए इसका नाम गंगैकोंड चोलपुरम रखा था। अगला प्रश्न है, किस मंदिर का संबंध चोलों से है? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का संबंध चोलों से है। चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होते हैं? तो तंजौर से। तंजौर या तंजावुर, यहाँ से दोस्तों चोलकालीन कला के साक्ष्य मिलते हैं। और अगला प्रश्न है कि चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी उसको क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा ये इकाई नगरम कही जाती थी। नगरम जो था ये चोलकालीन प्रशासनिक इकाई थी जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी। अगला प्रश्न है, चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी दक्षिण राज्य कौन सा था? तो दोस्तों देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप देख सकते हैं कि चोल शासकों के पतन के लिए उत्तरदायी होयसल, पांड्य और काकतीय राजवंश थे। देखिए होयसल और पांड्य देखिए चोल साम्राज्य के अंतिम शासक कुलोतुंग द्वितीय था। इसके उत्तराधिकारी निर्बल थे। अपने राज्य को अक्षुण्ण बनाने के लिए वो असफल रहे। सुदूर दक्षिण में पांड्य, केरल और सिंघल राज्यों में विद्रोह की प्रवृत्ति के बाद जो है ये राज्य जो है चोलों की अधीनता से मुक्त हो गए। द्वार समुद्र के होयसल और इसी प्रकार अन्य राजवंशों के उत्कर्ष के कारण चोल राज्य क्षीण हो चुका था। तो सही उत्तर है कि दोस्तों ये सभी होयसल, पांड्य और काकतीय ये तीनों ही चोल राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी थे। चोल शासकों की आय का मुख्य साधन क्या था आपको बताना है। तो चोल शासकों की आय का मुख्य साधन भूमिकर होता था और चोल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग होता था, याद रखिएगा। राजेंद्र चोल ने किस पाल नरेश को पराजित किया था? तो महिपाल प्रथम को पराजित किया था चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न है कि चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम क्या था, आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, चोल प्रशासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता स्थानीय स्वशासन थी और यहाँ पर स्वायत्तशासी ग्राम प्रशासन के द्वारा शासन किया जाता था। और चोल साम्राज्य के प्रशासनिक विभागों में मंडलम, कोट्टम और नाडु जो था ये महत्वपूर्ण था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम कोट्टम में विभक्त था, कोट्टम नाडु में और नाडु जो है कई कुर्रमों में विभक्त था। कुर्रम ग्राम सभाओं का जो है समूह होता था। अगला प्रश्न है, कौन दक्षिण भारतीय राज्य पोत निर्माण में संलग्न था? तो जो चोल वंश में या चोल राज्य जो था ये पोत निर्माण में संलग्न था। चोल प्रशासन में उडन कुट्टम नामक अधिकारी क्या कार्य करता था? तो सही उत्तर है दोस्तों, चोल प्रशासन में उडन कुट्टम नामक अधिकारी राजा के निजी सचिव का कार्य करता था। अगला प्रश्न है कि कंबन की रामायण या कंबन की रामायण किस भाषा का क्लासिकल साहित्य है? तो ये तमिल रामायण है। कंबन ने तमिल रामायण की रचना की है।
चतुर्वेद मंगलम का क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों चतुर्वेद मंगलम जो है ये कर मुक्त भूमि होती थी। ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि को चतुर्वेद मंगलम और दान दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी चोल काल में। चोल काल में भूमि के कई प्रकार थे। इसमें वेल्लन वगाई जो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि थी। शाला भोग किसी विद्यालय के रख रखाव की भूमि थी। और देवदान जो था ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी। पल्ली चंदम जो है ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि थी। नाडु क्या होता था? तो चोल प्रशासन में नाडु एक प्रशासकीय विभाग होता था। और आप जानते हैं कि कोट्टम जो था मंडलम कई कोट्टमों में और कोट्टम नाडु में विभाजित होता था। अगला प्रश्न है तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में किस सम्राट का युग माना जाता है? तो चोल वंश के सम्राटों का युग तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। लंका को पूर्ण रूप से किसने जीता था? तो लंका या सिंघल द्वीप को पूर्ण रूप से राजेंद्र प्रथम द्वारा जो है इसको जीता गया था। अगला प्रश्न है चोल काल में वेट्टी से क्या अभिप्राय था? तो सार्वजनिक कार्यों के लिए जो बेगार होता था उसको चोल काल में वेट्टी कहा जाता था। चोल प्रशासन में पडिकावल का तात्पर्य क्या था? तो याद रखिएगा ग्राम सुरक्षा के लिए दिया जाने वाला जो कर था वो पडिकावल कहलाता था। तंजौर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति किसके समय की भारतीय कला की प्रमुख धरोहर है? तो दोस्तों तंजौर की प्रसिद्ध नटराज मूर्ति जो है ये किसके समय की? तो चोलों के समय की प्रमुख धरोहर है। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर और धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पत्थर मूर्तियों से भी अधिक धातु यानी कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज यानी शिव की हैं जो कि बड़ी संख्या में मिलती हैं। इन्हें विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्रायः चतुर्भुज हैं और तंजौर की प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति का संबंध चोल काल से है। अगला प्रश्न है गोपुरम कहाँ के मंदिरों की विशेषता है? तो ये तमिलनाडु के मंदिरों की विशेषता है गोपुरम। और चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या होता था? दोस्तों चोल राजाओं के शासनकाल में उर क्या था? तो ये सामान्य ग्राम प्रशासन को उर कहा जाता था। और आप जान लीजिए कि चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है, उर सभा और महासभा तथा नगरम। और इसमें नगरम जो था वो व्यापारिक नगरों तक ही सीमित था और इसमें सामान्य ग्राम सभा थी उसको उर कहा जाता था। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में सर्वसाधारण की सभा किसके अधीन होती थी? तो ये उर के अधीन होती थी। और देखिए किस चोल शासक को सुंगम तविर्त चोल यानी करों को हटाने वाला की उपाधि प्रदान की जाती है? तो सही उत्तर है दोस्तों कुलोतुंग प्रथम को। याद रखिएगा दोस्तों कुलोतुंग प्रथम को सुंगम तिवर्त चोल यानी करों को हटाने वाला की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है किस चोल शासक ने श्री विजय के शैलेंद्र शासक कुमार विजयोतुंग बर्मन को नागपट्टनम में बौद्ध विहार के निर्माण की अनुमति दी थी? तो ये था राजराज प्रथम। और चोल वंश की जो शासक थे उनकी महानता किस कार्य पर आधारित थी? तो याद रखिएगा चोल वंश के शासकों की महानता श्रेष्ठ शासन व्यवस्था पर आधारित थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। चोलों का जो शासन था वो श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का जो है वर्णन करता है। अगला प्रश्न है कि किस चोल राजा ने चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह क्या था आपको बताना है। तो सही उत्तर है चोल शासकों का प्रतीक चिन्ह बाघ था। किस चोल शासक ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी? तो याद रखिएगा राजराज प्रथम ने। दोस्तों राजराज प्रथम ने पहली स्वर्ण मुद्रा जारी की थी। चोल शासकों में किसने श्री विजय पर आक्रमण किया था? तो राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों श्री विजय पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? तो आप जान लीजिए स्वायत्त शासी ग्राम प्रशासन ये चोलों की महत्वपूर्ण विशेषता थी और यही उनके शासन का आधार था। और अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि किस शासक ने चीन में 2 बार व्यापारिक दूत मंडल भेजा था? तो राजेंद्र प्रथम ने दोस्तों चीन में 2 बार व्यापारिक दूत मंडल भेजा था।
तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। इसमें आपने दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश और संगम काल और संगम साहित्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं की दृष्टि से बन सकते थे उनको हमने इस वीडियो में कवर किया। हमने प्रत्येक टॉपिक के पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, संभावित प्रश्न हैं, उनको देखा और परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हमने जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं उनमें परीक्षाओं में जो पूछे गए प्रश्न थे उनको वन लाइनर फॉर्मेट में प्रस्तुत किया। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आप इन प्रश्नों को दोस्तों कम समय में दोहरा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ये न केवल आपकी तैयारी के लिए बल्कि कम समय में रिवीजन के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। प्राचीन भारत के अंतर्गत हमने अब सारे जो खंड हैं उनको कवर कर लिया है। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।